Hello, my friends. Myself, Dr. Yashwant Singh, gynecologist, sonologist, and infertility specialist practicing at Bharatpur, Rajasthan. Today, I will be talking about the treatment of RPOC. हम लोग एक सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम गायनी से रिलेटेड, ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड, सोनोग्राफी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रहे हैं और उनको डिस्कस करते हैं छोटे वीडियोस में जो कि इतने लेंदी नहीं होते, ताकि पेशेंट समझ सके। और ये वीडियोस पेशेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेशेंट से रिलेटेड लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो जब एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाए या फिर कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद आए तो उसकी डॉक्टर से क्या बात हुई या उसका क्या डायग्नोसिस निकला है, या जिस स्थिति उसके डिजीज़ या जो भी है उसकी परिस्थिति, उसका जो भी डायग्नोसिस है, उसके बारे में, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में उसको एक नॉलेज मिल सके। तो इसलिए मैं एक छोटे छोटे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। हमने पिछला वीडियो बनाया था आरपीओसी के बारे में, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के बारे में, और उसमें मैंने बताया था आरपीओसी का मतलब है वो छाल, वो अंश, बच्चे के वो अंश, एम्ब्रियो के वो अंश जो रह जाते हैं जब किसी कारण से बच्चा खराब हो जाता है, या तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप बच्चा खराब हो गया, 1.5-2-2.5 महीने का था या फिर कोई अबॉर्टिफेशेंट या मेडिकल अबॉर्शन लिया गया, कोई टैबलेट ली गई अबॉर्ट करने के लिए, बच्चा तो अबॉर्ट हो गया परंतु उसके पीसेस यूट्रस के अंदर ही रह गए, तो उनको हम आरपीओसी कहते हैं। ओरिजिन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या फिर मैन मेड कह लीजिए, ट्रीटमेंट लिया, अबॉर्टिफेशेंट लिया, उसकी वजह से आरपीओसी रह गए। कई बार इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम मेडिकल अबॉर्शन लेंगे तो वो सक्सेस नहीं होता और हमेशा ही आरपीओसी रह जाते हैं, हमेशा ही उसके अंश रह जाते हैं। 7 वीक्स के अंदर मेडिकल अबॉर्शन की जो किट होती है जिसमें मिफेप्रेस्टोन होता है एक टैबलेट, और 4 टैबलेट अमूमन मीसोप्रोस्टोल की होती हैं, तो उसकी अच्छी सक्सेस रेट है। 12 वीक्स से पहले सरकार ने अधिकार भी दिया है महिला को कि वो एमटीपी कर सकती है अगर वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाती है, या वो किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती है, सोशियो इकोनॉमिक कारण हो सकता है, तो उसको अधिकार है कि वो अपने एम्ब्रियो को अबॉर्ट कर सके। 7 वीक्स से पहले मेडिकल अबॉर्शन एक तरीका है अबॉर्ट करने का। किट आती है उसकी 7 वीक से पहले, यानी कि करीब 1.25 महीने से पहले उसकी अच्छी सक्सेस रेट है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, वीक्स ऑफ जेस्टेशन बढ़ते जाते हैं, सक्सेस रेट डिक्रीज़ होती जाती है। कुछ लोग 9 वीक्स तक भी देते हैं, मैं पर्सनली अपने अनुभव से 7 वीक्स तक देना पसंद करता हूँ। और 7 वीक्स के ऊपर अगर महिला चाहती है कि हमको प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करनी है, तो मैं एमटीपी यानी कि डीएनसी की सलाह देता हूँ। तो ये मैं एक बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि आरपीओसी कैसे आते हैं। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस क्लिप में, इस शॉर्ट वीडियो में, कि क्या ट्रीटमेंट है आरपीओसी का। आरपीओसी है, अंश रह गए बच्चेदानी के अंदर है, अब हमको उसका मैनेजमेंट करना है। कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे पता करना है, वो भी मैंने बता दिया था। सोनोग्राफी से हमको आराम से पता हो जाता है। क्लिनिकल हिस्ट्री होती है महिला की जो काफ़ी हद तक इंगित करती है, काफ़ी हद तक इशारा करती है, काफ़ी हद तक हमें उस डायरेक्शन में पिन पॉइंट करती है कि आरपीओसी होने की संभावना है, छाल कुछ रह गई है, रिटेन प्रोडक्ट्स कुछ रह गए हैं। और वो हिस्ट्री है कि ब्लीडिंग चलती रहती है बच्चा खराब होने के बाद, यानी या कोई टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग चलती रहती है। 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग आएगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग आएगी, और उसमें ब्लैकिश स्पॉट्स होंगे या काले काले छींचरा से होंगे। ये पेशेंट की टिपिकल वर्डिंग्स होती हैं समझाने के लिए कि इस प्रकार की ब्लीडिंग आ रही है।
तो हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फिर हम सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में काफ़ी बार बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, जहाँ पे एंडोमेट्रियम होना चाहिए, जहाँ पे बच्चेदानी की झिल्ली होनी चाहिए, हमें रिटेन प्रोडक्ट्स की परछाई अलग से मिक्स्ड इकोइक, हाइपर इकोइक शैडोज़ दिखती हैं, जो हमें बताती हैं कि कुछ अंश बाकी रह गए हैं, इस वजह से ये ब्लीडिंग चल रही है। फिर उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसको हम हटाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक हटाएंगे नहीं ब्लीडिंग चलती रहेगी। जब तक बच्चेदानी साफ़ नहीं होगी, जब तक यूट्रस साफ़ नहीं होगा, जब तक यूट्रस एवैक्यूएट नहीं होगा, ब्लीडिंग चलती रहनी है। तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, तरीके दो हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल का मतलब हम फिर से कोई दवाई का प्रयोग करके देख सकते हैं कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग करके जो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करें, ऐंठन पैदा करें, और वो जो अंदर पीस है उसको एक एक्सपेल कर सकें, उसको बाहर निकाल दें प्रेशर से। तो इस तरह की दवाइयों का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सर्जिकल, यानी कि डीएनसी, यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। अब ये किन बातों पर डिपेंड करता है कि हम डीएनसी करें या हम दवाइयों का सहारा लेकर कोशिश करें कि वो आरपीओसी एक्सपेल हो जाएं। पहला तो मैं यूजुअली एटलीस्ट अपने अनुभव से बात कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या कोई प्रीवियस सिजेरियन की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर प्रीवियस सिजेरियन की हिस्ट्री है तो मेरी नज़र में मैंने कई बार देखा है कि दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं एक्सपेल करने के लिए, और हमें डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है। या प्राइमी तो नहीं है, या फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी तो नहीं है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह होता है, इट इज़ वो बंद सा होता है, उसको डायलेटेड नहीं हो चुका होता है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई होती जिससे वो डायलेट हो सके। तो आरपीओसी को एक्सपेल करने के लिए एक रूट नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती है। तो इन दो केसेस में मेरे को लग जाता है कि हो सकता है डीएनसी की ज़रूरत पड़े, पर पेशेंट अगर इंसिस्ट करता है तो हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि दवाइयाँ देकर देख लें, और अगर वो नहीं होगा तो 10 दिन पीछे डीएनसी हो जाएगी। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया है साइज़ ऑफ आरपीओसी। जो अंश बाकी रह गए हैं, जो छाल बाकी रह गई है बच्चेदानी के अंदर, उसका साइज़ कितना है। मैं अमूमन देखता हूँ कि 2 सेंटीमीटर से कम है उसका साइज़। 2 डायमेंशंस होते हैं उसके। लॉन्गेस्ट डायमेंशन को अगर हम ले लें, अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम है तो मुझे लगता है कि हाँ, टैबलेट का ट्रायल लेना बनता है। हो सकता है इससे साफ़ हो जाए। जितना बड़ा आरपीओसी होगा, जितनी बड़ी छाल होगी, जितनी बड़ी छाल बच्चेदानी के अंदर होगी वर्तमान में, तो वो उसकी चांस कम है कि वो टैबलेट से या मेडिकल ट्रीटमेंट से साफ़ हो पाए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कौन सी दवाई देते हैं। यूजुअली मैं एक एंटीबायोटिक का प्रयोग करता हूँ। फिर जो दवाई है जो हम देते हैं वो है मीसोप्रोस्टॉल, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बनाती है और एक्सपेल करती है। मैं 3 to 4 डेज़ देना पसंद करता हूँ, और मैं साथ में एक आयरन सप्लीमेंट देता हूँ ताकि हीमोग्लोबिन साथ में रहे। हाँ, देने से पहले मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 10 ग्राम्स पहले से ही पेशेंट का हो। और यही बात डीएनसी जब हम करें तो भी लागू होती है कि डीएनसी करने से पहले 10 ग्राम तो कम से कम पेशेंट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। डीएनसी मतलब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं छाल का। फिर दूसरा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, ये ट्रीटमेंट का तरीका कब है, जब छाल का साइज़ बड़ा हो, पेशेंट खुद ही चाह रहा हो कि मैं तो एक बार में फ्री होना चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि हम 10 दिन बाद देखें होगा नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ पक्का नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, छाल पूरी तरह हमेशा साफ़ हो जाएगी या नहीं होगी। इट इज़ 50-50, होने को हो जाए, होने को ना हो। सो दूसरा जो ट्रीटमेंट बचता है वो है डीएनसी का। पेशेंट कई बार खुद कहता है कि मैं डीएनसी करा के खुद ही फ्री होना चाहती हूँ एक ही बार में। छाल बड़ी हो तो भी डीएनसी का ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा पेशेंट के लिए। डीएनसी इज़ डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। सर्विक्स को, यानी कि बच्चेदानी के मुंह को, हम डायलेटर नाम के औजारों से डायलेट करते हैं। डीएनसी इज़ अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम सिडेशन में, नींद में करते हैं। और क्यूरेट नाम के औजारों से फिर सर्विक्स को डायलेट करने के बाद यूट्रस की कैविटी को
जो है यूट्राइन कैविटी को हम हल्के से स्क्रैप करते हैं और उसको हटा देते हैं जो छाल बाकी रह गई है। तो इस तरीके से ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं फॉर RPOC। आई होप दिस स्मॉल टॉक हेल्प्स माई पेशेंट्स, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन डायग्नोसिस, बहुत कॉमन डायग्नोसिस है। कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं और अवेयरनेस है, काफ़ी लोग टैबलेट्स पहले लेते हैं और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस भी बहुत होते ही हैं। 100 में से ओनली 70% ऑफ द एम्ब्रियोज विल रीच द सेकेंड ट्राइमेस्टर। 100 में से केवल 70% ही प्रेगनेंसीज सेकेंड ट्राइमेस्टर को रीच करती हैं। 30% प्रेगनेंसीज किसी ना किसी कारण से स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो सकती हैं। तो इट इज़ अ कॉमन डायग्नोसिस RPOC। तो उसके बारे में आई होप दिस स्मॉल talk has been useful to the patients, not only my patients, जो भी देख रहा हो होपफुली सबके लिए ये काम की चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि अगली बार पेशेंट्स खुद बताएं कि वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये मैसेजेस पर लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।